गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। आदिकाल जो कि आप लोगों के यूजीसी नेट के अलावा जो आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, इसके साथ साथ जो आप लोगों का सेट का एग्जाम होता है, सभी जगह जहां पर आप लोगों का हिंदी साहित्य में जहां पर जो है आदिकाल जिस भी एग्जाम में आप लोगों का हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी क्लासेस होने वाली है, जिसमें से आज जो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आदिकाल के अंतर्गत आप लोगों से जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले अगर आपके यूजीसी नेट की बात करूं, यहाँ से ये जो आप लोगों के सिलेबस की जो दूसरी यूनिट है, यहाँ से काफी मात्रा में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अगर हम आदिकाल की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां कैसी रही हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इतिहास लेखन के ग्रंथों की बात करें, किस आधार पर जो आगे हम कालक्रम और नामकरण पढ़ने वाले हैं, वो किस आधार पर जो है लिखा गया, क्या पद्धतियां रही है, कौन सी पद्धति में लिखा गया, ये सारी चीजें, क्योंकि ऐसे आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अतीत के जो तथ्य हैं हमारे पास, जो हमने जो इतिहास ग्रंथ हमने लिखा, तो इतिहास लेखन की जो हमारे पास जो पद्धतियां रही है, जो हमने आगे कालक्रम और जो नामकरण किया, वो किस आधार पर किया है, ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, कोई भी अगर हम किसी भी चीज की बात करें तो अतीत में जो हमारे पास क्या है, अतीत में जो हमारे पास साक्ष्य है या फिर अतीत के जो हमारे पास तथ्य है, जो फैक्ट है, उनका हम क्या करेंगे, उनका वर्णन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। अब उनका विश्लेषण करके हम क्या करते हैं कि कालक्रमानुसार जो है इसका जो विश्लेषण है वो किया गया है, और इसी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, इसी को इतिहास कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ से किसी भी देश का साहित्य जो है अपनी ऐतिहासिक वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिकता को प्राप्त करता है। इस इतिहास लेखन के प्रति जो है भारतीय दृष्टिकोण आदर्श, मूल एवं अध्यात्मवादी है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, इसके साथ साथ जो और भी आप लोगों के जो लेखक हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, तो सभी के जो यहाँ पर कथन है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इन्होंने इनकी जो है इसमें क्या भूमिका रही है, क्या इनके कथन है, सारी चीजें जो है इन्होंने किस चीज को प्रामाणिक माना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी क्लास होगी ना, यहाँ पर जो मैंने पीपीटी लगाई हुई है ना, जो पीडीएफ लगाई हुई है, सभी जगह से कौन से लेखक ने जो है क्या कहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी देश का साहित्य जो हम लिखते हैं, तो उसके बाह्य जीवन, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का विवरण मात्र होता है, परंतु राष्ट्र के साहित्य का अध्ययन जो है उस देश के साहित्य का बौद्धिक, आर्थिक तथा मानसिक विकास का सिंहावलोकन उपस्थित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साहित्य जो है वो मनोवेगों की सृष्टि है, और उसमें साहित्य तत्व यानी कि साहित्य भाव साहित्यम का जो तथा वाणी और अर्थ के वैभव का जो है उसमें समावेश होता है, उसमें जो है वाणी और वैभव का मिश्रण होता है। समाज उत्थान और पतन की विचारधारा तथा उसकी चेतना के विकास का जो है स्रोत जानने के लिए साहित्य के विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि समाज में जो है हमें उसके उत्थान और पतन की क्या करना है, विचारधारा और उसकी चेतना का जो है हमें विकास करना है। तो हम क्या करेंगे कि उसके स्रोत जानने के लिए जो है साहित्य के विकास का हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि 1000 वर्षों की दबी भावनाएं, अनुभूतियां, सुख दुख से संबंधित विचार श्रृंखलाएं साहित्य के माध्यम से ही समझी जाती हैं। ये कथन जो है आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है। देखिए, आज की क्लास मैंने आपको बताया कि आदिकाल तो हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इतिहास लेखन की जो पद्धतियां रही हैं उनको आप लोग पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो काल विभाजन हुआ है आप लोग पढ़ेंगे, आदिकाल, भक्ति काल, इसी के साथ साथ जो है रीति काल, आधुनिक काल। तो ये सब जो कालक्रम, जो नामकरण
नामकरण है ना वो बाद में हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इतिहास लेखन की पद्धतियों की बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अधिकतर आप लोगों से पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये डायरेक्टली ये कथन आप लोगों से पूछा जाता है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है? जनता की चित्तवृत्ति में अंतर होने के कारण भी जो है अंतर उत्पन्न होता है। जनता क्या सोचती है, इसका आध्यात्मिक और मानसिक विकास किस दिशा में होता है, युवा परिवर्तन और परिवर्तन जो है किस प्रकार सामना करती है, और सभ्यता और जो संस्कृति होती है इसके निर्माण में उसका क्या महत्व है। ये सारी चीजें, ये जितने भी प्रश्न है ना, इन प्रश्नों का अंतर जो है हमें साहित्य के अध्ययन से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि आगे हमें जो साहित्य है वो जैसे जो साहित्य लिखा गया तो हमें जो है पहले के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर उस आधार पर हम आगे जो हम अपना निर्णय लेना चाहते हैं या फिर जो आगे हम लिखना चाहते हैं तो उस चीज से जो है पता चल जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को भी जो है इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। हिंदी भाषी समाज में जो है हजार वर्षों की अनुभूतियों और विचारधाराओं को जिस प्रकार अपने अस्तित्व के धागे समेट रखा है, इसका वास्तविक ज्ञान जो है हमें कहां से? हिंदी साहित्य के इतिहास के व्यापक अध्ययन से ही प्राप्त होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बीच हिंदी भाषी समाज की अनुभूतियां तथा विचारधाराएं किस प्रकार जो है उद्धार एवं पतन सम्मिष्ट हुआ, इसे भी जो है साहित्य के विकास से ही जो है सम्यक अध्ययन से इस चीज को भी समझा जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि हमारे लिए जो साहित्य है वो कितना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास के सम्यक अध्ययन के लिए इतिहास के काल तथा विभाजन तथा नामकरण के पूर्व हमें जो है उन स्रोतों तथा आधारों पर भी बात कर लेनी चाहिए जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सहायता ली जा सकती है, और उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप लोग आगे देखेंगे कि किसी ने जो आदिकाल है यानी कि जो वीर गाथा काल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे जैसे राहुल संज्ञायन है, इसके अलावा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और भी जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो ये क्या करते हैं कि इनका जो नामकरण है, जो नामकरण किया गया है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि किस आधार पर किया गया है और किसने, कौन से लेखक ने इसका नाम जो है क्या रखा है, इसका जो काल विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है, कब से कब तक इसका काल विभाजन किया गया है, ऐसे आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है, इनको जो है इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो साहित्यकारों की प्रकाशित तथा अप्रकाशित रचनाएं, उस टाइम की जो साहित्यकार रहे हैं उनकी प्रकाशित और जो अप्रकाशित रचनाएं हैं उनके आधार पर। दूसरा यह है कि साहित्यकारों तथा साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ, ठीक है, उस टाइम के जो ग्रंथ वगैरह रहे हैं और जो कवि वगैरह रहे हैं उनसे हमने क्या किया कि हमने जो हमारी भाषा रही है ना, तो उस चीज से जो प्राचीन में, जो अतीत में जो ग्रंथ वगैरह रहे हैं, जो रचनाएं रहे हैं, जो कवि रहे हैं, हमने देखा कि अच्छा ये भाषा रही है उस टाइम पर, तो थोड़ा सा जो है हमने वहां से क्या किया, आइडिया थोड़ा सा जो है हमें वहां से हुआ, ठीक है। तीसरा है कि साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों एवं धारणाओं, प्रवृत्तियों की व्याख्या से संवाद, आलोचनात्मक तथा अनुसंधान प्रकृतियों से। चौथा है कि प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण तथा रचना काल के निर्णय में सहयोग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री, यानी कि जैसे आपका अभिलेख हो गया, शिलालेख वगैरह हो गए, वंशावलियां हो गई, प्रमाणिक लेख हो गए, तो इनसे हमें क्या हुआ, जो प्राचीन साहित्यकार रहे हैं उनसे जो है हमने क्या किया कि जो लेख वगैरह रहे हैं, जो शिलालेख वगैरह रहे हैं,
तो वहां से हमने क्या किया कि अच्छा इस टाइम पर जो है ऐसा ऐसा साहित्य रहा होगा, इनकी भाषा जो है ऐसी रही होगी। हम इस चीज से जो है पता लगा सकते हैं कि अच्छा उस टाइम के जो कवि रहे हैं ऐसा जो है साहित्य लिखते रहे होंगे। इस चीज से जो है हम क्या कर सकते हैं कि इनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी साहित्य लिखते हैं हम, तो हमें सबसे पहले जो है उसके पहले जो अतीत के बारे में जो है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी वजह से आप लोग हिंदी साहित्य में देखेंगे कि कई कवियों लेखकों में से जो है मतभेद समय को लेकर के और काल विभाजन वगैरह को लेकर के यहाँ पर जो मतभेद देखेंगे ना आप लोग, जो अलग अलग कवि भाषा वगैरह को लेकर के, जैसे प्रथम और अंतिम जो रचना वगैरह है इसको लेकर के जो मतभेद बना रहता है ना, वो कारण यही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें विभिन्न युगों की आंतरिक तथा बाह्य जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां पर प्रकाश डालने वाली सामग्री से, ठीक है, इससे जो है हम पता लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रस्तुत सामग्री के आधार पर ये जितनी भी सामग्री हमें मिली, इनके आधार पर ही जो है हम साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कर सकते हैं और उसमें सम्यक अंतर रखने हेतु नामकरण का आधार बिंदु जो है हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो काल विभाजन और जो नामकरण देखा वो किसके आधार पर, जो आगे आप लोग काल विभाजन और नामकरण की बात करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, तो वो सिर्फ जो है ये इसी आधार पर, ये जो 5 स्थितियां बताई गई है ना, इसी आधार पर जो है काल विभाजन और नामकरण किया गया है। जो हमें जो है इन ग्रंथों वगैरह से और जो अभिलेख शिलालेखों वगैरह से हमें जो जानकारियां मिली है, इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं कि नामकरण करते हैं और उसका जो है काल विभाजन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आधार कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले ऐतिहासिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार की अगर हम बात करें, जब हम इसका नामकरण करते हैं तो ऐतिहासिक आधार पर हम नामकरण कैसे कर सकते हैं। आदिकाल, ठीक है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दीर्घाथा काल कहा है। इसके बाद जो है मध्यकाल, तीसरा है संक्रांति काल और चौथा है आधुनिक काल, ठीक है, जिसको गद्य काल भी कहा गया है। तो ये ऐतिहासिक आधार पर हमने क्या किया, ऐतिहासिक आधार पर हमने नामकरण किया। ठीक है, ये हमारे आधार हो सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा है शासन एवं उसके शासन के आधार पर। ठीक है, अब शासन और उसके शासन के आधार पर अगर हम बात करें, तो जब हमने इसका जो नामकरण किया, जो काल विभाजन किया, वो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है विक्टोरिया युग, इसके बाद जो है ऐसा कहा जाता है शासन और उसके युग के आधार पर जो है सबसे पहले विक्टोरिया युग आता है और फिर इसके बाद जो है जो दूसरा आता है एलिजाबेथन युग आता है, तीसरा जो है गुप्त युग आता है, गुप्त युग आता है और चौथा जो है मराठा युग आता है। तो ये हमने किसके आधार पर देखा, शासन और उसके शासन के आधार पर हमने देखा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या आधार हो सकता है, तीसरा है लोकनायक और इनके प्रभाव के आधार पर। तीसरा जो नामकरण है वो किसके आधार पर, लोकनायक और उनके प्रभाव के आधार पर हम नामकरण करेंगे। तो इसका जो नामकरण किया गया है, क्या कहा गया है कि सबसे पहले चैतन्य युग और फिर इसके बाद जो है गांधी युग और तीसरा फिर जो है जयप्रकाश नारायण युग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चौथा बात करें साहित्यिक नेता और उनकी जो है प्रभाव परिधि के आधार पर जो नामकरण हम करेंगे, किसके आधार पर, चौथा है, चौथा क्या आधार हो सकता है, साहित्यिक नेता और उनकी परिधि के आधार पर। तो साहित्यिक नेता और परिधि के आधार पर सबसे पहले कहा गया क्या कि सबसे पहले जो है राबिंद्र युग आएगा, फिर इसके बाद जो है भारतेंदु युग आएगा, फिर तीसरा जो है कौन सा, द्विवेदी युग आएगा, चौथा जो है प्रसाद युग आएगा। ठीक है, पांचवा है आपका कौन सा, पांचवा जो आपके नामकरण का आधार हो सकता है, पांचवा है राष्ट्रीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर। राष्ट्रीय सामाजिक या घटना या आंदोलन के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नामकरण किया गया वो क्या किया गया कि सबसे पहले जो है स्वच्छंदतावादी युग आएगा, फिर इसके बाद जो है भक्ति काल, फिर बाद में जो है पुनर्जागरण काल, चौथा है आपका सुधार काल, पांचवा है युद्ध काल, छठवां है युद्धोत्तर काल और सातवां है कौन सा, स्वतंत्रता काल।
ठीक है, यह किसके आधार पर नामकरण किया गया? राष्ट्रीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर उस टाइम के। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, तो इतिहास ग्रंथ लेखन की जो पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में नामकरण के आधार पर बिंदुओं को ग्रहण करने के बाद 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। अब ये 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं आपके सामने? एक तो वर्ण क्रमानुक्रम पद्धति है, दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति, तीसरा है काल क्रम पद्धति और चौथा है आपका विधेयवादी पद्धति। ठीक है, तो ये चारों जो पद्धतियां हैं आप लोगों को ध्यान देना है। कई बार यहां से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो इतिहास ग्रंथ लेखन की जो पद्धतियां हैं, जो नामकरण के आधार हैं, वो कौन से बिंदुओं से ग्रहण किया गया है? इन 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है और यहां से जो है ग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले जो आपकी वर्ण क्रमानुक्रम पद्धति है, इसकी अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है कि ये जो पद्धति है, इस पद्धति में साहित्य जो है, इतिहास काल लेखन कवियों का जो है परिचायक वर्णन जो है, यहाँ पर वर्णन होगा, इनके नामों के जो है वर्णानुक्रम के अनुसार करता है। इस पद्धति में कबीर, केशव, केदारनाथ सिंह इत्यादि का वर्णन जो है एक साथ इसलिए किया जाएगा क्योंकि इनका नाम जो है का अक्षर से शुरू होता है। ठीक है, अब वर्ण क्रमानुक्रम पद्धति में आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है, जो कबीर है, केशव है और केदार है, इनका नाम जो है किस नाम से शुरू होता है? का अक्षर से शुरू होता है। भले ही जो है कालक्रम की दृष्टि से ये भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के रचनाकार रहे हो, लेकिन वहीं गारसा दत्तासी, मौलवी करीमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर ने जो है इसी पद्धति का अनुसरण इन्होंने भी जो है किया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसमें? वर्ण क्रमानुक्रम पद्धति में। अब यहाँ पर देखिए जो चीज बताई गई, भले ही जैसे हम कबीर के बारे में बात करते हैं, केशव की बात करते हैं, केदारनाथ सिंह के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो तीनों हैं, तीनों अलग अलग युगों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनमें समानता इस वजह से बताई गई है, इनका वर्णन जो है एक साथ इस वजह से किया गया है क्योंकि इन तीनों का नाम जो है एक साथ आता है। इसी वजह से कहा गया है कि भले ही जो कालक्रम के आधार पर अगर हम देखें, तो कालक्रम के आधार पर कोई भक्ति काल या रीति काल या आधुनिक काल के रचनाकार हैं, तो ऐसा जो है इसमें कहा गया। दूसरी पद्धति आती है आपकी कौन सी? वैज्ञानिक पद्धति। अब जो आपकी वैज्ञानिक पद्धति आती है ना, इसमें क्या होता है, इस पद्धति में जो लेखक है वो पूर्ण रूप से जो है निरपेक्ष तथा तटस्थ रह करके जो है तथ्यों का क्या करता है? ये संकलन करता है, इकट्ठा करता है और इन्हें जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर देता है। इसमें जो है क्रमबद्धता और तर्कपटुता अनिवार्य रूप से होती है। वहीं डॉक्टर नागिन तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसी पद्धति को अपना करके साहित्य का इतिहास रचते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे हमने देखा सबसे पहले वर्ण क्रमानुक्रम पद्धति, उसमें हमने यहाँ पर क्या देखा, इसमें गारसा दत्तासी, मौलवी करीमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर इसी पद्धति का ये क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। वही जो दूसरा हमने देखा वैज्ञानिक पद्धति, तो वैज्ञानिक पद्धति में जो साहित्यकार है वो कौन से किसको जो है मानते हैं? तो इसमें से डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसी पद्धति को अपना करके जो साहित्य का इतिहास है वो इसी वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके रचते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, तीसरी पद्धति आती है और तीसरी जो पद्धति है वो कौन सी है? काल क्रमानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में होता क्या है, इस पद्धति में कवियों का काल क्रमानुक्रम ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथियों से होता है। प्राय रचना काल की जन्म तिथि को ही जो है आधार मान करके इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। वही जॉर्ज गियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने इसी पद्धति का अनुसरण किया है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं ने और जॉर्ज गियर्सन ने कौन सी पद्धति को इन्होंने जो है अपनाया था? तो काल क्रमानुक्रम पद्धति, और इसी पद्धति का इन्होंने क्या किया है? अनुसरण किया है। चौथी आती है आपकी कौन सी?
विधेयवादी पद्धति। अब इस विधेयवादी पद्धति में होता क्या है कि साहित्य के इतिहास में ये पद्धति जो है सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है और इस पद्धति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, विभाजित करके जो है अध्ययन किया जा सकता है। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो जाति के आधार पर, दूसरा जो है वातावरण के आधार पर और तीसरा जो है क्षण विशेष के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 आधार आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो पद्धति है ना आपकी, इस पद्धति के अनुयायियों का तर्क है कि स्वाभाविक कालक्रम के अनुसार जाति, वातावरण और क्षण विशेष के आधार पर जो है सामग्री विभक्त करना उचित है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी इत्यादि का इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। आपसे ये पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कौन सी पद्धति को अपनाया है। तो इन्होंने जो इतिहास लिखा, इन्होंने जो पद्धति अपनाई, वो कौन सी पद्धति अपनाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति। ठीक है, विधेयवादी पद्धति। तो इस चीज को यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी जो पद्धति इन्होंने अपनाई है, जो पद्धतियां रही, हिंदी साहित्य के इतिहास की लिखने की जो शुरुआत है, वो शुरुआत जो है कौन सी पद्धति के अनुसार होती है? विधेयवादी पद्धति के अनुसार जो है आचार्य शुक्ल ने किया। इन्होंने जो है रचनाओं की प्रवृत्तियों का विश्लेषण युगीन परिस्थितियां और वातावरण के अनुसार किया। वे कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और तभी यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति की परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो तो चला जाता है। आदि से अंत तक जो है इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही इतिहास कहलाता है। अब ये सेम टू सेम यही जो कथन है ना, आप लोगों से पूछा जाता है, आपके एग्जाम में जो है सेम यही कथन जो है आता है। ठीक है, तो पहली बात तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य लिखा और इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया या फिर किस पद्धति के आधार पर इन्होंने जो साहित्य है, हिंदी साहित्य लिखने की जो शुरुआत करी है, वो इन्होंने कौन सी पद्धति का अनुसरण करके किया है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति को अपनाया है। ऐसे आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विधेयवादी पद्धति और विधेयवादी पद्धति का इन्होंने अनुसरण किया, उस पद्धति का अनुसरण करके इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया। ठीक है, और ये कथन आपको ध्यान देना है, हमेशा आपसे ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जामों में भी पूछा जाता है। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ जो है राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप जो है इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी जो है साथ साथ आवश्यक होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि काल विभाजन एवं नामकरण के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर काल विभाजन और नामकरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो काल विभाजन और नामकरण में जो पहला यहाँ पर बताया गया कि जो काल विभाजन है, काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन करते हैं वो हम किस आधार पर कर सकते हैं, तो ये बताया गया कि काल विभाजन जो है साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं, जो उस टाइम की जो साहित्यिक रचनाएं वगैरह है ना, उसके आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई कि कालों का जो नामकरण है, जैसे हम जो नामकरण करते हैं, जो किया गया है हिंदी साहित्य में, जो हम नामकरण पढ़ते हैं, आदिकाल, वीरगाथा काल, इसी के साथ साथ किसी ने जो है संधि काल कहा है, किसी ने जो है पूर्व मध्यकाल कहा है, किसी ने उत्तर मध्यकाल कहा है, किसी ने भक्ति काल कहा है। ये सब जो नामकरण किया गया है ना, ये सब जो नामकरण किया गया है ना, तो इसमें कहा गया है कि कालों का जो नामकरण है यथासंभव मूल चेतना यानी कि प्रधान प्रवृत्ति को आधार रख करके किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा इसमें कहा गया कि युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आधार एवं समापन के अनुसार किया जाना चाहिए। और चौथा यहाँ पर कहा गया कि काल की जो मूल प्रवृत्ति है, जो मूल विशेषता का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए।
ठीक है, काल की जो मूल प्रवृत्ति है उसका जो निर्धारण हम करते हैं वो उन ग्रंथों के आधार पर जो है हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जो नामकरण है, जो काल विभाजन है, ये जो है इस आधार पर किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकारों के बारे में। इनमें से यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकारों के बारे में सबसे पहले तो नाम आता है किसका? गार्सादा तासी का। ठीक है, गार्सादा तासी से यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो गार्सादा तासी की बात करें, तासी ने जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया। तो महत्वपूर्ण जो है आपके लिए ये हो जाता है। देखिए, इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बहुत आराम से आप लोगों को क्लास करना है। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो गार्सादा तासी जो है, तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे पहले प्रयास किया गया वो किसने किया है? गार्सादा तासी ने किया है। ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें इनके बारे में, इनका इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दलाल लितरतुर हिंदुस्तानी। इनकी रचना जो है फ्रेंच भाषा में है और ये प्राचीन साहित्य अनुवाद जो है समिति ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड से जो है प्रकाशित किया गया था। ये जो इस्तवार दलाल लितरतुर हिंदुस्तानी है। अब एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है इनके ग्रंथ से, और प्रश्न क्या पूछा जाता है कि गार्सादा तासी का जो ग्रंथ है इस्तवार दलाल लितरतुर हिंदुस्तानी, ये कौन सी भाषा में है? तो अगर इसकी भाषा पूछी जाती है तो कौन सी भाषा में है? फ्रांसीसी भाषा में। ठीक है, फ्रांस भाषा में है, फ्रेंच भाषा में है। तो ये जो है प्राचीन साहित्य अनुवाद समिति ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड से जो है ये प्रकाशित किया गया था। तीसरी बात आप लोगों को इनके बारे में याद रखना है। और जो इस्तवार दलाल लितरतुर हिंदुस्तानी है, इसमें उर्दू हिंदी के 738 कवियों का वर्णन जो है क्रमानुसार किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। इस्तवार दलाल लितरतुर हिंदुस्तानी ये जो ग्रंथ है 2 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, जो पहला भाग है 1839 में और जो दूसरा भाग है 1847 में प्रकाशित होता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, इस्तवार दलाल लितरतुर हिंदुस्तानी यह जो है ये द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। ये 3 भागों में कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें वर्णित 738 रचनाओं में से मात्र जो है 72 हिंदी के हैं और से सभी जो रचनाएं वो कौन सी भाषा में है? उर्दू में है। ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ का भी कोश अधिक है और इतिहास ग्रंथ जो है कम है। इस बात का भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही साथ इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वेस्ले ने हिंदुई साहित्य का जो है इतिहास नाम किया, जिसे 1952 ईस्वी में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से जो है इसको क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। और इसमें 358 रचनाकारों का जो है विवरण इसमें मिलता है, जिसमें से 100 जो है विशेष प्रसिद्ध है। ये बात भी आप लोगों को इस ग्रंथ के बारे में और गार्सादा तासी के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, आगे दूसरा यहाँ पर आता है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन की बात करते हैं तो इन्होंने जो तासी का ग्रंथ है ना इस्तवार दलाल लितरतुर हिंदुस्तानी, तो इन्होंने तासी के ग्रंथ के आधार पर जो है इन्होंने तज़किरा शुअरा हिंदी नामक जो है इन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इसी के आधार पर दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि इसमें रचनाकारों को जो है जो तज़किरा शुअरा हिंदी नामक जो ग्रंथ है, तो इनमें जो है इसमें रचनाकारों को कालों सामंतों के आधार पर वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में टोटल जो है 1004 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 62 हिंदी के कवि हैं। तीसरा यहाँ पर आता है आपका कौन सा? शिव सिंह सेंगर। अब शिव सिंह सेंगर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनका ग्रंथ है कौन सा? शिव सिंह सरोज, और जिसका समय माना जाता है कितना? 1883। अब कई बार जब आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उस बुक में क्या होता है, जब आप नया नया पढ़ते हैं ना तो जो पता नहीं होता है। अब उस बुक में आप लोग कई बार जो है देखेंगे
1883 की जगह पर 1833 दिया हुआ है, हालांकि वो गलत प्रिंट हुआ है, तो इस चीज का वहां पर आपको ध्यान देना है। तो जो शिव सिंह सिंगर है, इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज से यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, तासी की ही परंपरा को जो है विकसित करने वाला है। दूसरा, यहाँ पर इसमें 838 कवियों का उल्लेख है और इनका वर्णन जो है आकारादि क्रम में करते हुए रचनाकारों की जन्म काल एवं रचना काल का भी संकेत इसमें किसमें? शिव सिंह सरोज में किया गया है। तीसरा है यहाँ पर आपका, इस ग्रंथ में शिव सिंह सरोज ग्रंथ का महत्व जो है भाषा कवियों के जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं उदाहरण के काल जो है अत्यधिक प्रसिद्ध है। चौथा है यहाँ पर कि ये जो है हिंदी भाषा में लिखित दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ कौन सा है? महेश्वर दत्त शुक्ल का जो है प्रचित भाषा काव्य संग्रह, ये जो है पहला है। और जो शिव सिंह सरोज है ये कौन सा है? ये जो है इनका दूसरा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अब्राहम जॉर्ज गियर्सन, अब्राहम जॉर्ज गियर्सन की हम बात करते हैं तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका समय माना गया है 1888। इसका जो प्रकाशन है वो कहां से होता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो है इसका प्रकाशन होता है। किसका? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, यह जो है प्रथम वास्तविक इतिहास ग्रंथ माना जाता है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान देना है, ये जितने भी इनके ग्रंथ हैं ना, यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। साथ ही साथ ये जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें जो है 952 कवियों का कालक्रमानुक्रम जो है वर्गीकृत करके उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है, उनकी विशेषताओं पर जो है प्रकाश डाला गया है। इसमें से अगर हम बात करें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, इसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को ही स्थान दिया गया है, ये बात भी आपको ध्यान देना है। और गियर्सन ने जो है प्रवृत्ति और कवियों के कवि कर्म के आधार पर जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा है? इन्होंने स्वर्ण युग कहा है। आप देखिए जब हम इसके नामकरण की बात करेंगे, जब हम इसके काल विभाजन और नामकरण की बात करेंगे ना, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि किस युग को जो है किसने कौन सा काल कहा है, क्या इसका जो है नामकरण किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब्राहम जॉर्ज गियर्सन ने जो है इसकी प्रवृत्ति यानी कि इसकी विशेषता और कवियों के कवि कर्म के आधार पर भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। तो स्वर्ण युग किसने कहा है? तो अब्राहम जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान देना है, पूछा जाता है कई बार। इसी के साथ साथ गियर्सन ने इस ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया तथा निम्नलिखित नामकरण भी किए। और क्या नामकरण किए? चारण काल, और दूसरा जो है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, इसके साथ साथ जो है जायसी की प्रेम कविता, और चौथा इन्होंने जो नामकरण किया ब्रज का संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठवां है तुलसीदास, और सातवां है कौन सा? रीति काव्य। ठीक है, आठवां है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और जो 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, गियर्सन का ये जो ग्रंथ है आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आधार भी माना जाता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो है काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए जो है सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों को उद्घाटित भी किया है। अगला है यहाँ पर मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधुओं के बारे में भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कई बार इनका जो है यहाँ पर जैसे मिश्र बंधु ये तीनों जो है भाई थे, इनका क्रम आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले या फिर जो है बाद में कौन आता है। कोई और नाम जो है मिश्र बंधुओं के नाम से दिया जा सकता है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से मिश्र बंधुओं में से जो है कौन कौन शामिल थे। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं में सबसे पहले गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा श्याम बिहारी मिश्र और तीसरा कौन? सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई हैं जो कि किस नाम से? मिश्र बंधुओं के नाम से, मिश्र बंधु नाम से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। इनका जो ग्रंथ है कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है और इसकी रचना जो है 4 भागों में हुई है। प्रथम 3 भाग
जो है 1913 ईस्वी में, और जो चौथा भाग है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान देना है, यहां से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद है ना, इसमें कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो ग्रंथ है ना, इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है मिस्र बंधु विनोद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है। अब कई बार जो है यहाँ पर 3000 दे देता है, कोई और दूसरी संख्या दे दी जाती है, तो आपको ध्यान देना है कि 5000 कवियों का उल्लेख किया गया लगभग, और यहाँ पर 4591 कवियों का उल्लेख किया गया है। ऐसा लगभग लिखा रहता है, लगभग में 5000 कवियों का, और ये संख्या आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही साथ जो है मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 खंडों में विभाजित किया है। अब ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कितने भागों में विभाजित किया है? मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 8 खंडों में विभाजित किया है। अब 8 खंड कौन कौन से हैं? 8 खंड, पहला जो है आपका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को भी जो है 2 भागों में इन्होंने क्या किया है? विभाजित किया है। प्रारंभिक काल के अंतर्गत सबसे पहला पूर्व आरंभिक काल, ठीक है, और दूसरा है कौन सा? आपका उत्तर आरंभिक काल। जो पूर्व आरंभिक काल है, इसका जो समय बताया गया है वो 700 से जो है 1343 विक्रमी संवत, और दूसरा जो है उत्तर आरंभिक काल, इसका जो समय इन्होंने बताया है 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। तो आपको ध्यान देना है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो प्रारंभिक काल है, जो माध्यमिक काल है, जो अलंकृत काल है, और इसके अंदर जो इनको भी जो है उपभागों में जो बांटा गया है, इन्हीं सबको मिला करके मिस्र बंधुओं ने जो इतिहास का जो कालखंड है, इनको कितने भागों में? 8 खंडों में विभाजित किया है। ठीक है, तो प्रारंभिक काल के अंतर्गत पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। दूसरा है आपका माध्यमिक काल। अब दूसरा माध्यमिक काल को भी जो है 2 उपखंडों में बांटा गया है। 2 उपखंड कौन कौन से हैं? एक तो पूर्व माध्यमिक काल है, जिसका समय 1445 से 1560 विक्रमी तक, और दूसरा है कौन सा? प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका समय 1561 से 1680 विक्रमी तक। ठीक है, तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करें अलंकृत काल, अलंकृत काल को भी जो है 2 उपखंडों में बांटा गया है। 2 उपखंड कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व अलंकृत काल, जिसका समय 1681 से 1700 विक्रमी संवत, और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल, जिसका समय 1791 से जो है 1889 तक। ठीक है, इसके बाद जो है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी तक, और वर्तमान काल 1926 विक्रमी से जो है अब तक। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, मिस्र बंधुओं ने जो है सर्वप्रथम तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां जो है बनाने का इन्होंने प्रयास किया। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मिस्र बंधुओं ने जो है सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति का इन्होंने अनुसरण किया और कवियों की श्रेणियां बनाने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने हिंदी के जो है 9 कवियों को लेकर के हिंदी नवरत्न कवियों का जो है इन्होंने एक मंडल बनाया। ठीक है, जिसका अगर हम यहाँ पर बात करें, जिसका क्रमानुसार वर्णन हमें किसमें मिलता है? मिस्र बंधुओं का जो ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, उसमें जो है हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे देखेंगे तो सूरदास, जो कि ये तीनों जो है बृहत्तरी के अंतर्गत आते हैं, सूरदास, तुलसीदास और इसके अलावा देव। ठीक है, अब यहाँ पर सूरदास और तुलसीदास की अगर हम बात करते हैं ना, ये दोनों आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों जो है भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक है, ये सूरदास और तुलसीदास दोनों भक्तिकालीन कवि हैं, लेकिन बृहत्तरी के अंतर्गत जो बृहत्तरी किनको? सूरदास को और तुलसीदास को और देव को, ये तीनों जो है बृहत्तरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपका अगला है, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? रीति काव्य। रीति काव्य में जो है आपका कौन कौन सा आता है? देव। इसके अलावा जो है केशवदास, बिहारी भूषण और मतीराम, ये तीनों जो है रीतिकालीन कवि हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यत्रयी के अंतर्गत। ठीक है, और चौथा है आपका
चंद बरताई जो कि आदिकालीन कवि है। और पांचवें अगला है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक काल का जो है ये कवि है, जो कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद से जो है अपने इतिहास ग्रंथ के लिए जो है अनेक सामग्रियां यहाँ पर इन्होंने जुटाई है, और उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए कहा है, क्या कहा है कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने मिश्र बंधुओं से विवरण लिए हैं। ये बात जो है स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि रीतिकाल का जो इन्होंने रीतिकाल के कवियों का जो इन्होंने परिचय लिखा है, वो परिचय जो है इन्होंने कहां से, मिश्र बंधुओं से जो है इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से जो है जो विवरण है वो इन्होंने इकट्ठा करे हैं। अब जब आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप पढ़ेंगे, वहां पर सेम यही बातें जो है आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ना हिंदी साहित्य के इतिहास या फिर जो आप अलग अलग जो लेखकों की बुक वगैरह पढ़ते हैं ना, सभी जगह से जो है यहाँ पर मैंने कंटेंट इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब हम बात करते हैं ना, तो इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो है मूल रूप से नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जो है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब जो हिंदी शब्द सागर है ना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका है, इसमें जो है 100 कवियों लेखकों का विवरण मिलता है। इन्होंने यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है गियर्सन, इसके साथ साथ शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को जो है क्या इन्होंने कहा है, कवि व्रत संग्रह कहा है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है किसको कवि व्रत संग्रह कहा है, तो ये तीनों के बारे में जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ, इनके जो इतिहास ग्रंथ है ना तीनों के, इन तीनों के इतिहास ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, कवि व्रत संग्रह कहा है, भारी इन्होंने जो है संग्रह कहा है। इन्होंने इस ग्रंथ में जो है 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है, और ये 4 भाग कौन कौन से हैं, वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल भी जो है कहा गया है, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, इसके अलावा जो है उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इन्होंने 900 वर्षों का जो साहित्य है, 900 वर्षों के इन्होंने इतिहास को 4 भागों में बांटा है, और किसने 4 भागों में बांटा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो ये काल विभाजन है, जो नामकरण है, इसकी हम बात करते हैं। अब इन्होंने जो 900 वर्षों का जो साहित्य है, और इस साहित्य को 4 भागों में जो इन्होंने विभाजित किया है, तो पहला है वीरगाथा काल, और वीरगाथा काल का जो इन्होंने समय माना है वो कितना माना है, 1050 से 1375 विक्रमी तक। अब यहाँ पर काल विभाजन और नामकरण दोनों आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो वीरगाथा काल जिसका समय 1050 से 1375 विक्रमी तक, दूसरा है पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहा गया है, जो वीरगाथा काल है इसको क्या कहा जाता है, आदिकाल भी कहा जाता है। ठीक है, आदिकाल भी कहा जाता है, तो जिसका समय 1050 से 1375 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक बात और ध्यान देना है, ये सारी चीजें जो अभी हम देख रहे हैं ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो काल विभाजन है, जो नामकरण है वो किया है। ठीक है, तो शुक्ल के अनुसार आपको ध्यान देना है कि इन्होंने जो काल विभाजन किया, जो नामकरण किया है, आदिकाल को वीरगाथा काल इन्होंने कहा है, जिसका समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक माना है। दूसरा जो इन्होंने काल विभाजन किया है, भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है, पूर्व मध्यकाल कहा है, और पूर्व मध्यकाल का जो इन्होंने समय बताया है वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक बताया है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, अगला है रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा है, उत्तर मध्यकाल कहा है, और उत्तर मध्यकाल का जो समय इन्होंने बताया है वो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक इन्होंने बताया है। अगला है आधुनिक काल, और आधुनिक काल को जो है क्या कहा गया है, गद्य काल भी कहा जाता है। ठीक है,
और ऐसा कहा जाता है गद्य की शुरुआत जो है यहीं से होती है। तो आधुनिक काल को क्या कहा गया है? गद्य काल। और इसका समय जो बताया गया है 1900 विक्रमी संवत से अब तक। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास जो 900 वर्षों का जो साहित्य है और 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से? वीरगाथा काल, उत्तर मध्य वीरगाथा काल, इसके अलावा जो है पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और लास्ट है आपका कौन सा? आधुनिक काल। ठीक है, ये जो नामकरण, ये जो काल विभाजन है ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो अपनी सरलता एवं स्पष्टता के कारण प्रसिद्ध हुआ है और बाद में इतिहास लेखकों में थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ जो है इसे ही स्वीकार किया गया है। जो शुक्ल जी के अनुसार जो काल विभाजन किया गया ना, सर्वमान्य जो काल विभाजन है, जो नामकरण है वो यही है। ठीक है, तो यही इन्हीं के अनुसार आप लोगों को ध्यान देना है। यही क्या है? यही सर्वमान्य है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। आगे अगर हम बात करें आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम पर जो है सर्वाधिक आपत्तियां प्रकट करी गई हैं, जो कि वीरगाथा काल को जो है क्या कहा गया है? अन्य कालों को जो कहते स्वीकार किया गया है। वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। तो इस वजह से वीरगाथा काल का जो नामकरण है वो अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन बाकी का जो आपका उत्तर मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल है, जो आधुनिक काल है, वो जो है आपको कहीं पर ज्यों का त्यों मिलेगा। लेकिन जो वीरगाथा काल है उस पर विद्वानों ने आपत्तियां जताई हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है अलग अलग नामकरण किया है वीरगाथा काल का। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर शुक्ल जी के काल विभाजन की पद्धति के जो है 2 आधार हैं। 2 आधार कौन कौन से? इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो कौन सी पद्धति को अपना करके किया है, इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहला है यहाँ पर प्रवृत्ति मूलक रचना और दूसरा जो है ग्रंथों की प्रसिद्धि। इसके आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया है। ठीक है, तो ये आपसे अगर कभी पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन और जो नामकरण किया है, इनके काल विभाजन और नामकरण के जो आधार है वो क्या है, तो इनकी पद्धति का जो आधार है वो क्या है? एक तो प्रवृत्ति मूलक रचना, इसके आधार पर इन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया, और दूसरा जो है ग्रंथों की प्रसिद्धि, इसके आधार पर इन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो है जिस कालखंड में जिस विशेष ढंग की रचनाएं प्राप्त होती हैं, रचनाएं जो है अधिक मिली है, उसे एक कालखंड इन्होंने माना है और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर जो है प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण इन्होंने कर लिया है और इस प्रवृत्ति के जो है लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को ही जो है इन्होंने आधार बनाया है। जैसे आदिकाल को शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल को शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया है वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? इन ग्रंथों की जो है हम आगे यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, इनके जो है 12 ग्रंथ हैं। ठीक है, अब 12 ग्रंथों में से 4 जो है 4 कौन सी भाषा के हैं? अपभ्रंश के हैं। 4 जो है अपभ्रंश के हैं। अब इन 12 ग्रंथों में से कौन कौन सा? पहला है विजयपाल रासो, दूसरा है हम्मीर रासो, तीसरा है कीर्तिलता, विद्यापति का कीर्तिलता, और चौथा है विद्यापति का कीर्ति पताका। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा में? ये जो है 4 अपभ्रंश में है। ठीक है, और इनके को जो है आधार मान करके, इन ग्रंथों को आधार मान करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल इन्होंने नामकरण इसका किया है। ठीक है, अब ये बात जब आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे ना, सेम यही चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें 8 जो है और है, 8 कौन कौन से हैं जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा? 5 वो है खुमान रासो। ये 8 जो है ये किसमें है? ये जो है देश भाषा में है। ठीक है, तो 5 में है खुमान रासो, छठवां है विशालदेव रासो, 7वां है पृथ्वीराज रासो, 8वां है जयचंद्र प्रकाश, 9वां है जयमहेंद्र जसचंद्रिका, 10वां है परमाल रासो जगनित, और 11वां है खुसरो की पहेलियां, और 12वां है विद्यापति की पदावली। ठीक है, इनके आधार पर, इन 12 ग्रंथों के आधार पर
12 ग्रंथों के आधार पर शुक्ल ने क्या किया है? शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो ये बात आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, आगे अगर हम यहां पर बात करें, आचार्य शुक्ल ने जो है मध्यकाल को 2 भागों में इन्होंने विभाजित कर और भक्ति काल एवं रीति काल के साथ ही जो है इन्होंने भक्ति काल को पुनः निर्गुण एवं सगुण 2 धाराओं में विभाजित किया है। और अब जो है निर्गुण काव्य धारा के भी 2 भेद हैं। ठीक है, अब जब आप लोग भक्ति काल को पढ़ेंगे या तो जो है पूर्व मध्य काल को पढ़ेंगे, तो पूर्व मध्य काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा? पूर्व मध्य काल कहा है। ठीक है, तो पूर्व मध्य काल को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो निर्गुण भक्ति शाखा और एक जो है कौन सा? दूसरा जो है सगुण। अब जो निर्गुण है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है और जो सगुण है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो निर्गुण काव्य धारा है, जो निर्गुण शाखा है, इसके अंतर्गत 2 शाखाएं और हैं, जो कि कौन सा है? एक तो आपका प्रेम मार्गी शाखा और एक जो है पहला है आपका कौन सा? ज्ञान मार्गी शाखा, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? कबीरदास करते हैं। और दूसरा है आपका कौन सा? प्रेम मार्गी शाखा, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? जयसी करते हैं। ठीक है, और वही अगर हम सगुण की बात करें तो सगुण को 2 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक तो कौन सा? एक तो कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा जो है आपका कौन सा? राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करते हैं? सूरदास करते हैं। और राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तुलसीदास करते हैं। तो वही बात यहाँ पर आपकी बताई गई है। क्या बताई गई है? कि आचार्य शुक्ल ने मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित करके भक्ति काल एवं रीति काल के साथ ही जो है भक्ति काल को पुनः निर्गुण एवं सगुण 2 धाराओं में विभाजित किया है। अब निर्गुण काव्य धारा की भी 2 भेद किए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित कर जो है भक्ति काल एवं रीति काल के साथ ही भक्ति काल को पुनः निर्गुण और सगुण धाराओं में विभाजित किया है। अब निर्गुण काव्य धारा के भी 2 भेद हैं। अच्छा, ये दोनों जो है वही बात है। अब यहाँ पर कौन कौन से जो निर्गुण और सगुण धारा के जो भेद है, निर्गुण में से अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैं आपको लिखना चाहूंगी भक्ति काल। भक्ति काल को जब आप पढ़ेंगे 2 भागों में जो है इसको बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में से कौन? एक तो निर्गुण और एक जो है आपका कौन सा? सगुण। एक जो है सगुण। अब जब आप निर्गुण पढ़ते हैं, निर्गुण को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है निर्गुण शाखा को। एक तो आपका कौन सा है? ज्ञान मार्गी। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा। और दूसरा कौन सा है आपका? प्रेम मार्गी। ठीक है, प्रेम मार्गी। और इसी तरीके से आपका जो सगुण है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो सगुण है, एक तरफ आपका कौन सा? कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और दूसरा है आपका कौन सा? राम भक्ति शाखा। अब जो कृष्ण भक्ति शाखा है इसका जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करते हैं? सूरदास। और जो आपका राम भक्ति शाखा है इसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। वही अगर हम इधर बात करें ज्ञान मार्गी में, तो ज्ञान देने का काम किसका रहता है? कबीर का। ठीक है, तो इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके जो प्रतिनिधित्व करता है कौन है? कबीर है। और प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन है? कबीर जयसी है। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को जो है 2 भागों में बांटा है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य धारा का भी जो है इन्होंने 2 भेद किए हैं। एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा है आपका कौन सा? प्रेमाश्रय शाखा। वही आगे अगर हम बात करते हैं, अब जो आपका दूसरी इन्होंने शाखा बताई है भक्ति काल की, दूसरी धारा इन्होंने बताई है कौन सी? सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में इन्होंने बांटा है। एक तो
राम भक्ति शाखा और दूसरा है कौन सा आपका कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अब वहीं अगर हम आगे बात करें रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत किया है उसमें कवियों के जीवन परिचय को जो है उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को मिश्र बंधुओं के 5000 कवियों की तुलना में किया गया है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है।